हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। ये वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारी नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना। उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है, अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। क्या है, रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे यहां मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी?
तो और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। यह सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।